कभी आपने सोचा है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैसे ट्रैवल करती है? हम सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में ट्रैवल कैसे करती है? सपोज़ कि मेरे को एक ग्लास उठाना है, तो मेरे ब्रेन से उस मसल तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है? सोचो। सोच लिया? तो इन्हीं सारे सवालों को जवाब आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। सो वेलकम यू गाइस टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद द मेडिकल सोल, वेयर एवरी डे विल बी बेटर देन द येस्टरडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि सेल मेम्ब्रेन पे ये चार्ज कैसे आता है? और वैसे भी सेल मेम्ब्रेन ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती है? सोच कर देखो ज़रा कि चार्ज कैसे आता है। हमारे पास बैटरी तो है नहीं, तो क्या ऐसा मतलब ऐसा तो क्या होता होगा कि चार्ज आ जाता है? तो जैसे ही हम ये वर्ड सेल मेम्ब्रेन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसे तुरंत स्ट्राइक कर देनी चाहिए। लाइक कौन सी चीज़ें फटाफट? सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल है। ओके, सेमी परमिएबल है। मतलब सेमी परमिएबल मतलब वो सेमी परमिएबल मतलब वो सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता उसके थ्रू पास करने के लिए। तो फिर कौन सी चीज़ें पास करेगी? O2 है, CO2 है, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, फिर कुछ स्टेरॉइड्स है। तो ये सब चीज़ें सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है। फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करता है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बीच में बैरियर का काम करता है। ओके। फिर सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो इन प्रोटीन्स का क्या काम होता है कि ये भाई एंजाइम के लिए कोई साइट बनाएगा या फिर कोई चैनल बनाएगा। चैनल तो जो भी सब्सटेंसेस है जो सेमी परमिएबल मतलब हमारे लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते डायरेक्टली, तो उनका एक्सचेंज करवाने के लिए चैनल हेल्पफुल रहते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेल मेम्ब्रेन वर्ड सुनते ही हमें तुरंत हमारे दिमाग के इर्द गिर्द फिरनी चाहिए। ओके। तो ये इमेजिन करो ये एक सेल मेम्ब्रेन है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन करा था कि ये चार्ज डेवलप कैसे होता है। तो चार्ज ये इसलिए डेवलप होता है, आयन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये चार्ज डेवलप होता है। आयन का डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है? तो चलो देखते हैं कैसे होता है। मैंने क्या बोला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस और इंट्रा सेल्यूलर स्पेस के बिटवीन बाउंड्री बनाता है। बराबर एक्स ई सी एफ ओके। अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है यहाँ पे सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अब इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में कैसा होता है कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ओके, इतने तक क्लियर? तो और सुनो आगे। हमने कहा कि हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, तो ये उन्हीं में से हम दो मेम्ब्रेन प्रोटीन को यहाँ पे ले रहे हैं। ओके। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं पोटेशियम लीकी चैनल्स। और इसको नाम दे देते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। इतने तक क्लियर? बस मेरे साथ बने रहना। तो जब भी कोई सेल मेम्ब्रेन होती है रेस्ट पे होती है, एट रेस्ट। रेस्ट मतलब इस पे ना तो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस अभी तक हमने कुछ दिया नहीं है
तो ये अभी कोई हरकत में है नहीं, इसीलिए हम इसे रेस्ट में बोलेंगे। तो जब भी कोई सेल मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है ना, तो वो पोटेशियम आयन के लिए मोर परमिएबल होती है, मोर परमिएबल पोटेशियम आयन के लिए एज कम्पेयर टू सोडियम आयन, ये नियरली इनपरमिएबल होता है। ओके, तो कैसा होता है कि ये इंट्रासेलुलर स्पेस में जो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से ज़्यादा है। तो क्या होता है कि ये लीकी चैनल से ना ये पोटेशियम ऐसे बाहर चला जाता है और यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है बहुत सारा, धीरे धीरे ये पोटेशियम ऐसे बाहर आता है। ये पोटेशियम लीकी चैनल का फंक्शन था। अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, अब एटीपीएस है तो ऑब्वियसली इस चैनल को एटीपी लगेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, ये क्या करता है ना कि जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम है ना, ये उसे बाहर ले जाता है और बाहर से पोटेशियम अंदर लेकर आता है। तो ये क्या करता है कि 3 सोडियम ऐसे बाहर ले जाता है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस, और 2 पोटेशियम अंदर लेकर आता है 2K प्लस। ओके, अभी भी नहीं समझा कि चार्ज कैसा है? तो यहाँ देखो, ये ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। ये जो सारा प्रोसेस हुआ उसका नेट रिजल्ट क्या आया। देखो, बाहर बहुत सारा पोटेशियम चला गया। ओके, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव 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 चार्ज हो गया। अब ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ने क्या करा कि 3 सोडियम अंदर से बाहर लेकर गया और 2 पोटेशियम बाहर से अंदर लाया। ओके, तब भी इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ा दिया इसने। ओके, तो क्या हुआ कि इन आयन के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ कि बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अंदर, जिसकी वजह से कैसे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ओके, सो बाहर अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्या किया कि बाहर की सरफेस पे हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया और अंदर की सरफेस पे हमने नेगेटिव चार्ज बना दिया। अभी एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होता, मगर कैसा होता है ना कि बाहर के कंपेयर में ये लेस पॉजिटिव है, इसलिए हम इसे नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो ग्रेडियंट बना है मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, ये जो ग्रेडियंट बना है मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली -70 मिली वोल्ट। ये -70 मिली वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है। ओके, अब इस स्टेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो स्टेट है, ये जो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। तो ऐसे हमारे सेल मेम्ब्रेन पे चार्ज डेवलप होता है। अब एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल इज द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज। क्या है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज that occur in excitable cell membrane like nerve cell या muscle cell when this stimulus is applied, means when it is stimulated. okay, चलो क्लियर। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमने अभी देखा। ओके, इस स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, पोलराइज स्टेट बोलते हैं। ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम स्टेप बाय स्टेप ग्राफ में भी देखेंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस
तो वाई एक्सिस पे क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन मिली वोल्ट, और एक्स एक्सिस पे है टाइम इन मिली सेकेंड्स। आप देख सकते हैं अभी -70 मिली वोल्ट है। ये हमारा क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी हमने कोई स्टिमुलस दिया नहीं है। अब जैसे ही हम इसे स्टिमुलस देंगे, अब ये स्टिमुलस क्या है, हो सकता है कोई केमिकल हो सकता है या फिर कोई मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है। तो हम अब आगे देखते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ओके, so whenever the stimulus is applied, initially slow sodium channels open, like chemically or mechanically gated sodium channels. Okay, chemically or mechanically gated sodium channels. There is the slow influx of sodium ion, and there is slow increase in voltage inside the membrane up to 55 millivolt. भाई कुछ नहीं समझा है और डायग्राम से समझता है। सपोज कि ये है लिगेंड गेटेड वोल्टेज चैनल। ओके, अब लिगेंड गेटेड वोल्टेज चैनल के लिए स्टिम्युलस क्या है, ACH। जैसे ही ACH यहाँ पे बाइंड होता है, ये गेट ओपन हो जाता है। गेट तो ओपन हो गया, अब सोडियम कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, और लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स में। तो सोडियम बाहर से, ये जो सोडियम है ना, ये ऐसे अंदर आ जाता है, और ये सोडियम क्या करता है, यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। अब क्या हो रहा है कि बाहर का जो सोडियम है वो अंदर आ रहा है, मतलब अब अंदर की साइड का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू बाहर। बाहर कम हो रहा है, अंदर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर जो वोल्टेज है वो बढ़ रहा है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये ना ऐसे सोडियम इकट्ठा होते 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 ना वोल्टेज -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। अब ये -55 मिली वोल्ट क्या है, तो ये एक थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ओके, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो आप सोचोगे किसके लिए है, तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है इस वाले वोल्टेज गेटेड चैनल के लिए, वोल्टेज गेटेड चैनल के लिए। अब ये वोल्टेज गेट चैनल किसका है, तो सोडियम का है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ओके, हम देखते हैं ऑल और नन लॉ। ये ऑल और नन लॉ क्या है, सोचो कि ये जो वोल्टेज है -55 वोल्ट के नीचे है, तो देर विल बी नो एनी एक्शन पोटेंशियल, नो एनी एक्शन पोटेंशियल। अगर ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अबोव है तो एक्शन पोटेंशियल दिखेगा। ग्राफ से समझते हैं अब तक क्या हुआ था, -70 मिली वोल्ट है। जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया तो स्लो सोडियम चैनल ओपन हो गए, धीरे धीरे अंदर क्या होने लगा कि वोल्टेज बढ़ने लगा। ये बढ़ते 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 एक थ्रेशोल्ड रीच करा, क्या, -55 मिली वोल्ट का। ओके, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन क्या है, रैपिड चेंज इन इंटरनल इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रिगरिंग द एक्शन पोटेंशियल। कुछ नहीं समझे, देखते हैं हम। जैसे ही हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज रीच करता है -55 मिली वोल्ट, तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अब जैसे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो वहाँ पे कैसा रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयंस का, बराबर। और क्या होता है कि मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है। अब डीपोलराइजेशन मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब है कि सपोज कि ये सेल मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग पे है, तो जब ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे थी तो बाहर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था ऐसे, और अंदर क्या चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज था। अब डीपोलराइजेशन मतलब कैसा होता है कि बाहर अब नेगेटिव चार्ज हो जाता है और अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये तो हो गई डीपोलराइजेशन की बात। तो हम आते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। ये है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट। जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया
क्या ओपन हो गए केमिकल या मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल्स, और उसमें से क्या हुआ कि स्लोली सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो गया है। बराबर, ये ऐसे थ्रेशोल्ड तक ऐसे ऐसे थोड़ा 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 थ्रेशोल्ड तक गया। ओके, जैसे ही थ्रेशोल्ड पे ये रीच करा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए और रैपिड इन्फ्लक्स हुआ सोडियम आयंस का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक वो मेम्ब्रेन वहाँ पे डिपोलराइजेशन हो गया। ओके, और ये जो वोल्टेज है सेल मेम्ब्रेन में वो कहाँ तक चला गया, +30 मिली वोल्ट तक चला गया। क्लियर इतना? रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन मतलब क्या है कि जैसे हमारा वोल्टेज है वो 30 मिली वोल्ट तक रीच हुआ तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो बंद हो गए। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बंद होने की वजह से क्या होता है कि जो सोडियम का इन्फ्लक्स है वो रुक जाता है। अब सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हो रहा है तो बाहर से जो अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वो अब स्टॉप हो चुका है। अब जैसे सोडियम चैनल्स बंद होता है तो साइमल्टेनियसली क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है वो खुल जाते हैं। अब पोटेशियम चैनल्स खुल गए तो क्या हुआ कि अब अंदर से जो पोटेशियम आयन है वो बाहर की तरफ जाने लगा। मतलब कि देखो ये कैसे होता है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, बराबर, और ये हमारा है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब ये बंद हो गया तो क्या हुआ, बाहर से जो सोडियम अंदर आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ओके, अब जैसे सोडियम चैनल्स बंद होते हैं तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है वो खुल जाते हैं। बराबर, अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुल गए। अब ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुल गए तो क्या हुआ कि अंदर से जो पोटेशियम आयंस है वो बाहर जाने लगे, ऐसे बाहर चले गए। तो क्या हुआ ना कि वापस से जो बाहर है सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव आयंस का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया है। अब इस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हुआ ना कि वापस से जो सेल मेम्ब्रेन पे पहले वाली स्टेट थी वो अच्छी होने लगी, मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा। ओके, मतलब अब ये देखो ये है डिपोलराइज स्टेट, बराबर। अब सोडियम चैनल्स बंद हो गए और पोटेशियम चैनल्स खुल गए, उसकी वजह से क्या हुआ ना कि बाहर अब पॉजिटिव चार्ज आने लगा और अंदर ये नेगेटिव होने लगा। तो ये जो डीपोलराइज्ड स्टेट है, पोलराइज स्टेट से हम पोलराइज स्टेट में जाते हैं, उसे कहते हैं हम रिपोलराइजेशन। अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होने के बाद भी खुले रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि अंदर का वोल्टेज -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। अब ये जो -90 मिली वोल्ट है इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइज स्टेट। हाइपर पोलराइज स्टेट। जैसे वही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाते हैं तो अपने आप ही ये जो हाइपर पोलराइज स्टेट से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक वापस आ जाता है। तो देखते हैं नोट्स में, as soon as voltage reaches +30 millivolt, sodium ion channels closes and slow voltage gated potassium channel opens. Potassium starts to move outside through these channels and repolarization occurs. Further, these potassium channels remain open for the longer duration, leading to hyperpolarization. As this voltage gated potassium channel closes, membrane settles back to resting membrane potential. ओके, यहाँ तक के सब क्लियर? तो अब तक हमने जो ये कुछ सारा सारा कुछ जो देखा है वो पूरा का पूरा है एक्शन पोटेंशियल। ओके, चलिए अब आखिरी बार इसे हम एक ग्राफ की मदद से पूरा समझ लेते हैं। तो जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में थी और तब उसके ऊपर -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिली वोल्ट था, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, अब जैसे हमने इसे स्टिमुलस दिया तो क्या हुआ ना कि सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। अब सोडियम चैनल्स ओपन हो गए
तो धीरे धीरे सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगा। इन्फ्लक्स होते होते हमारा वोल्टेज रीच हुआ -55 मिली वोल्ट तक का। अब जैसे -55 मिली वोल्ट वोल्टेज रीच करा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए यहाँ पे। तो क्या हुआ कि रैपिड इन्फ्लक्स होने लगा सोडियम का, जिसकी वजह से बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था वो अंदर की साइड आ गया और अंदर का जो नेगेटिव चार्ज था वो बाहर की तरफ चला गया। मतलब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। ओके। अब ये डीपोलराइज होते 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 +30 मिली वोल्ट तक चला गया। अब +30 मिली वोल्ट पे क्या हुआ कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे वो बंद हो गए और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुल गए। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बंद हो गए तो इन्फ्लक्स सोडियम का रुक गया और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुल गए तो इफ्लक्स स्टार्ट हो गया पोटेशियम का। तो पोटेशियम बाहर जाने लगा। पोटेशियम बाहर जाने लगा, गया और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने वापस से अचीव कर लिया। मगर क्या हुआ ना कि ये जो पोटेशियम चैनल्स थे वो काफ़ी देर तक खुले रहते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ पोटेशियम लीक होता है और -मिली वोल्ट तक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रीच कर जाता है। अब -90 मिली वोल्ट तक रीच करा तो इस -70 से जो -90 तक का जो ये फेज है इसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ओके। अब जैसे ही पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाते हैं तो वापस से सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर लेती है। तो ये जो डीपोलराइज स्टेट है वहाँ से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके। अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है ना कि जो मेम्ब्रेन है वो दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाती। तो बस यही है पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या है। तो बस इतना ही है एक्शन पोटेंशियल। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। प्लीज टू कमेंट द टॉपिक ऑन विच आई शुड मेक माई नेक्स्ट वीडियो।